वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शुभम कोचिंग सेंटर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर फर्दर वीडियोस एंड स्टडीज़। तो आज हम बात करते हैं क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के आखिरी पॉइंट्स पे। तो हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है कि एक राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या है। तो एक राष्ट्र की बुनियादी पहचान वहाँ की जनता द्वारा अपनाए गए संविधान से होती है, जो समाज को एकता के सूत्र में बांधे रखने में अहम भूमिका निभाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक राष्ट्र की पहचान वहीं से होती है कि जहाँ पे क्या है, लोग एक ऐसे संविधान को मानने के लिए बाध्य हों जो उन्हें एक रखे, ना कि अलग अलग जाति धर्म के आधार पर उन्हें बांटे। अगर ऐसा कहीं होता है तो वहाँ पर संविधान ज़्यादा दिनों तक काबिज नहीं रहता। तो या तो वहाँ सेना का शासन लागू हो जाता है, जिन पे लोगों के अत्याचार बढ़ जाते हैं लोगों पर। अब बात करते हैं कि निम्न बिंदुओं के अनुसार हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक राष्ट्र की बुनियादी पहचान के आधार पर हम संविधान को कैसे समझ सकते हैं। कि जैसे सामूहिक पहचान बनाने के लिए हमें संविधान में लिखे कुछ बुनियादी नियमों पर आपसी सहमति रखनी होती है। कहने का मतलब क्या है कि संविधान हमें कुछ ऐसे नियम कायदे कानून वगैरह बताते हैं या उसमें लिखे होते हैं जिन पर हमें सभी समुदायों को एकजुट होकर चलना होता है, चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग हो। दूसरा, संविधान के माध्यम से हम अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं को एक नया रूप अपने मौलिक अधिकारों के माध्यम से दे सकते हैं। बिल्कुल सही। अब समाज में प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होता है। अब हमारे यहाँ पर मौलिक जो प्रावधान हैं वो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमें, जिन्हें जाकर भी सरकार उन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। लेकिन हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को इस प्रकार से रखें कि जिससे क्या है, समाज के किसी भी वर्ग को ये ना हो कि वो दमित महसूस कर रहा है या दबा हुआ महसूस कर रहा है। तो इन्हीं मौलिक अधिकारों के आधार पर हम अपनी इच्छाओं को आगे सरकार के पास रखते हैं। तीसरा है कि संविधान के द्वारा जनता पर कुछ अंकुश लगाए जाते हैं कि जैसे किसको क्या करना है और कैसे करना है, और ये नियम संविधान में लिखे थे। यानी इसमें ये दिखा गया है कि संविधान के द्वारा जनता पर कुछ अंकुश भी लगाए जाते हैं कि जैसे मान लो हम कोई कार्य कर रहे हैं या हम अपना कोई घर बनवा रहे हैं, तो उससे ये ना हो कि हम दूसरे के घर को क्षति पहुंचाएं, क्योंकि उसको भी वही मौलिक अधिकार है कि वो अपना भी घर बना सकता है। तो जब हम अपना घर बना रहे हैं तो ये मतलब नहीं बनता कि हम दूसरे के घर को तोड़ दें या उसको कुछ क्षति पहुंचाएं। या हम कहीं घूमने जा रहे हैं और हम अपने सारे कार्य कर रहे हैं और बदले में जो दूसरे लोग घूम रहे हैं तो हम उन पे कटाक्ष करें कि ये ऐसे घूम रहे हैं, ये ऐसे घूम रहे हैं। हमें किसी पर भी कटाक्ष करने का कोई भी हक नहीं बनता। यदि हम अपने कुछ लिए कुछ जैसे किसी शादी समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं और हम अपने यहाँ पर सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर वही शादी समारोह किसी दूसरे समुदाय क्या होता है, तो अगर हम उस पर आपत्ति जताते हैं तो ऐसे में संविधान क्या है, उस पर भी अंकुश लगाता है कि हमें किस नियम और कायदे कानून के हिसाब से चलना है। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि जैसे संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका क्या है। प्रचलन में लाने का तरीके का मतलब क्या है कि किसी भी देश के संविधान को प्रचलन यानी उसको समाज में लागू करने का अर्थ है कि संविधान की रूपरेखा कहाँ से शुरू हुई और कैसे। क्योंकि अगर किसी संविधान को बना दिया गया है लेकिन उसमें जनता का कोई भी रोल नहीं है, तो जनता उसे स्वीकार करने से मना कर देगी। ऐसे में कुछ तथ्य होते हैं जिनके आधार पर हम समझेंगे कि जैसे कि संविधान को बनाने वाले वे लोग जो जनता के समर्थक अथवा उसका प्रतिनिधित्व करने वाले समूह या संगठन हो। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जब संविधान बनता है तो उसमें जनता के वो लोग होते हैं, प्रतिनिधि वो लोग होते हैं जिन्हें जनता अपने माध्यम से चुनती है या जनता उन्हें चाहती है कि हाँ, हमारे लिए कोई एक लीडर खड़ा हो या कोई एक नेता खड़ा हो। संविधान को अस्तित्व में उन लोगों द्वारा लाया जाता है जो राष्ट्रवादी आंदोलन में लोकप्रिय या प्रसिद्ध होते हैं। बिल्कुल सही। अब जब किसी देश का संविधान बनता है तो संविधान ज़्यादातर उसी देश का बनता है जो अभी गुलामी से निकला है या वो किसी देश का औपनिवेशिक था। औपनिवेशिक मतलब किसी दूसरे का उस देश पर शासन था। तो ऐसे में वहाँ पर जब देश किसी का गुलाम होता है तो वहाँ पे राष्ट्रवादी आंदोलन छेड़े जाते हैं। जैसे कि भारत में कितने राष्ट्रवादी आंदोलन छेड़े गए थे। तो ऐसे में जब भारतीय संविधान बना था, तो जब भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार की गई थी तो सबसे पहले यही देखा गया था कि उसमें कौन कौन से लोग होंगे जो संविधान को बनाएंगे। तो संविधान को बनाने में वही नेता थे जो राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग ले चुके थे, यानी लोगों ने जिनका भरपूर समर्थन किया था कि हाँ, हम भारत को आज़ाद कराने में
आपके साथ खड़े हैं। तो संविधान बनाने में भी उन लोगों के द्वारा ही भूमिका निभाई गई थी जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लिया था। ये वे लोग होते हैं जिनको अपने अपने समुदाय का समर्थन होता है और लोगों को इन पर पूर्ण रूप से विश्वास और आशा होती है कि वे इनको बेहतर जीवन की रूपरेखा रखेंगे। बिल्कुल सही। अब हमारे यहाँ पर जैसे भारत में संविधान बना था तो उस टाइम पर यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत से ऐसे नेता थे जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लिया था। हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट होता है किसी भी टॉपिक को लेकर जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाया है, उससे संबंधित भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। और याद रखें, इसे शेयर करना ना भूलें और लाइक और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा, यानी भारतीय संविधान में संस्थाओं को इस प्रकार बांटा गया है जिससे कि उनकी शक्तियां बाधित ना हों और ना ही वे किसी दूसरी संस्था की शक्ति को बाधित कर सकें। भारतीय संविधान में कठोर और लचीली नीतियों का प्रावधान है जिसे समय के अनुसार बदलाव किया जा सकता है। अब इस लाइन का बहुत बड़ा महत्व है, ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। भारतीय संविधान में बदलाव के लिए आर्टिकल 368 का प्रावधान है। कहने का मतलब क्या है कि अगर भारतीय संविधान में कुछ बदलाव किया जाता है तो सबसे पहले आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग उसका पूरा एक प्रोसीजर तैयार किया जाता है, जिससे दोनों हाउसेज यानी पार्लियामेंट के बोथ हाउसेज में, राज्यसभा और लोकसभा में लाया जाता है और उसकी एक एक कॉपी जितने भी सदस्य होते हैं उन सबको फॉरवर्ड कर दी जाती है, यानी पहुंचा दी जाती है। उसके बाद एक हमारे यहाँ जो संस्थाएं हैं जैसे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, भारतीय निर्वाचन आयोग इत्यादि शामिल हैं। अब ऐसी हमारे यहाँ ये कुछ संस्थाएं हैं जैसे कि कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब सरकार होती है, ये केंद्र सरकार भी हो सकती है और ये ज़्यादातर राज्य सरकार भी होती है। फिर है न्यायपालिका। न्यायपालिका कोर्ट को कहा जाता है, जो हमारे यहाँ पर जैसे एक है हमारा सुप्रीम कोर्ट जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। फिर होते हैं हमारे हाई कोर्ट जिन्हें उच्च न्यायालय कहा जाता है। फिर होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जिन्हें जिला न्यायालय कहा जाता है। फिर है हमारी विधायिका। विधायिका वो है जो संसद में बैठते हैं, यानी हमारे द्वारा जो चुने गए हैं और वहाँ बैठ के कानून बनाते हैं और नीतियाँ कैसे चलेंगी वो। और भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग एक ऐसी संस्था है जो पूरे भारतवर्ष में ये देखता है कि कब कब चुनाव होंगे, किस किस पद के लिए चुनाव कराए जाएंगे। अब जैसे हम आगे बात करते हैं कि भारतीय संविधान में इन सभी को अलग अलग शक्तियां प्रदान की गई हैं। जैसे कि कुछ शक्तियां हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे पार्लियामेंट में कोई कानून बना, ठीक है, तो अगर किसी समुदाय को उससे ठेस है तो न्यायपालिका के पास उसकी तरफ से एक याचिका दायर की जाती है जिसके माध्यम से फिर वे सरकार के द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करते हैं यानी उसे जांचते और परखते हैं। फिर विधायिका का दे रखा है कि संसद में कानूनों का निर्माण, यानी विधायिका जो है वो संसद में कानूनों का निर्माण करती है। कि जैसे कि हमारा अभी 1 जुलाई 2017 में GST लाया गया था, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये एक कानून बना दिया गया पूरे देश में, यानी सभी टैक्सों को बंद करके एक GST यानी पूर्ण रूप से देश में लागू होने वाला एक GST कानून बनाया गया। उसके बाद है कार्यपालिका, यानी विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना, यानी संसद में जो कानून बनते हैं जो दोनों सदनों से पारित हो जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति के साइन के द्वारा वो एक कानून बन जाता है और उसके बाद फिर सरकार के द्वारा उसे लागू करना होता है। और ये जो कार्यपालिका है हमारी सरकार होती है और सरकारी पदों पर बैठे हुए लोग वही हमें इस कानून के बारे में बताते हैं। अब हमने जैसे पहले देखा था कि भारतीय संविधान में कठोर और लचीली नीतियों का प्रावधान है जिसे समय के अनुसार बदलाव किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर भारतीय संविधान में कुछ कठोर प्रावधान हैं, जैसे कि न्यायपालिका में जो जज होते हैं उन्हें इतनी जल्दी उनके पद से हटाना संभव नहीं है। उसके लिए संसद में विशेष सत्र लाया जाता है और जिसे अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। उस अविश्वास प्रस्ताव के पास होने के बाद ही न्यायपालिका के जो जज होते हैं उन्हें वहां से हटाया जा सकता है उनके पद से, अन्यथा किसी भी प्रावधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि हम जज को हटा सकें। तो ये कठोर प्रावधान है। फिर
कोई भी राजनीतिक पार्टी जो भी सत्ता में आती है या सरकार में आती है, वो भारतीय निर्वाचन आयोग को भंग नहीं कर सकती। और जो भारतीय निर्वाचन आयोग के अधिकारी होते हैं, उन्हें भी उनके पद से हटाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए भी राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होती है और न्यायपालिका की भी मंजूरी लेनी होती है, या उनके द्वारा किए गए कार्य के बारे में हमें न्यायपालिका और राष्ट्रपति को बताना होता है, या उसके लिए एक विशेष सत्र लाया जाएगा संसद में कि उनके द्वारा ये कार्य किए गए हैं। अगर संसद में वो पारित हो जाता है तो उसके बाद भारतीय निर्वाचन आयोग के अधिकारी को उसके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये कुछ कठोर प्रावधान हैं। और भारतीय संविधान में अगर कुछ बदलाव करना होता है, क्योंकि समय के अनुसार हर एक को बदलाव की ज़रूरत होती है, कि आप अपने दैनिक जीवन में भी बहुत सारे कार्य करते होंगे जो आप बहुत सालों से करते आ रहे हैं। फिर आपको लगता है कि जैसे मान लो अगर आपकी 10,000 रुपये इनकम है, तो आप उसी के हिसाब से अपने खर्चों को काबू में रखेंगे। अगर आपकी सैलरी 20,000 हो जाती है पर मंथ, तो आप अपने खर्चों को फिर उसी हिसाब से आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ ये है जो समय के अनुसार बदलाव होते हैं। तो ऐसे ही अगर हमें संविधान में बदलाव करना है तो उसके लिए एक विशेष सत्र लाया जाता है, यानी एक विशेष आर्टिकल जो संविधान में लिखा गया है, आर्टिकल 368, यानी आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग ही हम संविधान में बदलाव कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों आज की हमारी वीडियो पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th की, जो चैप्टर को कंप्लीशन के लिए था। आई होप आपको समझ आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे चैनल की कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों तक ये पहुंच सके। थैंक यू।